हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, लेट एम डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड लेट सेट एस के अंदर एलिमेंट्स है -3 -2 -1 एंड 1 2। लेट एस वन के अंदर ए बिलोंग्स टू एम, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कहां से है, एम से, यानी कि सेट ऑफ रियल मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 3 क्रॉस 3। कंडीशन है A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड ऑल द ए आई जे बिलोंग्स टू एस, यानी कि सारी की सारी जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो कहां से हैं, सेट एस से हैं। इसी तरह से S2 मुझे गिवन है, एक मैट्रिक्स है जो बिलोंग करती है एम से, एंड कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज एंड अगेन ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, फॉर ऑल आई जे। इसी तरह से S3 गिवन है, बिलोंग्स टू एम, कंडीशन है डायगोनल का सम 0 होना चाहिए एंड ए आई जे बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आई एंड जे। And if n of S1 union S2 S3 is equal to 125 alpha, then what is alpha? तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको बहुत डीप एंड डिटेल से बताऊंगा, तो ऐसा हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमें गिवन है लिख लेते हैं। हमें सेट S गिवन है, तो हमने यहाँ पे सेट S लिख लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे सेट S गिवन है। S के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -3 है, -2 है, -1 है, 1 है, 2 है। ठीक है, अब M जो है उसके अंदर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब S1 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। S1 के अंदर सारी की सारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है विद कंडीशन A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होंगी, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। ठीक है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो होता है ना A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब जैसे देखो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरह से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारे M के अंदर। ठीक है, जो डिनोट कर रहा है, तो M के अंदर हमारी सब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है जब A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हम जानते हैं क्या होती है कि डायगोनल जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि डायगोनल में कोई भी चेंज नहीं आता। तो A11 A22 A33, सॉरी, ठीक है, डायगोनल पे कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद जो ये 3 एलिमेंट होते हैं, यानी कि डायगोनल के ऊपर के और डायगोनल के नीचे के ये 3 एलिमेंट, ये आपस में सेम होने चाहिए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से A22 को सपोज x मान लेता हूं तो A21 भी x होना चाहिए। अगर मैं A313 को y मान लेता हूं तो A31 भी y होना चाहिए। अगर मैं A23 को z मान लेता हूं तो ये भी z होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की। तो अब ये सिमेट्रिक कंडीशन हो गई, तो यानी कि n ऑफ S1 के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो बहुत सिंपल है, सारे के सारे ये ए आई जो हैं, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं मेरे सेट एस से। तो यानी कि ये वैल्यू दे सकते हैं -3 -2 -1 1 2। तो अब देखो सबसे पहले डायगोनल को समझते हैं। डायगोनल हुआ A11 A22 A33, इन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये एस के अंदर की पांचों में से कोई भी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो यानी कि A11 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हो गई, 5 चॉइस हो गई इनटू। इसी तरह से अब मैं अगर A22 के लिए लिखूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बाद में क्लियरिटी रहे। अब मैं A22 को डिफाइन कर रहा हूं, तो देखो A22 के लिए भी मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ये पांचों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि सारी एंट्रीज ऐसे आई हैं। तो इसके लिए भी A22 के लिए भी 5 चॉइस हो गई इनटू। अब देखो इसी तरह से A33 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, A33 के लिए भी मेरे पास 5 चॉइस है इनटू। अब कंडीशन शुरू होती है यहां से, कैसे, देखो जैसे ही ये x वाले एलिमेंट के लिए मैं आया तो इसके लिए तो मेरे पास 5 चॉइस हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत जैसे ही मैं कोई भी एक ये वाला x चूज कर लूंगा तो ये वाली एंट्री अपने आप चूज हो जाएगी। समझे आप, नहीं समझे, मैं इस लाइन को फिर से बता देता हूं। जैसे देखो मेरे पास x के लिए चॉइस है और मैंने x को इस कंडीशन में 1 ले लिया, सपोज को देखो 5 चॉइस है, -3 -2 -1 1 2, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। सपोज मैंने x को 1 ले लिया, जैसे ही मैं इस x को 1 लूंगा इमीडिएटली ये A21 वाली एंट्री भी 1 सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसपोज यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये A12 और A21 इक्वल होने चाहिए थे। तो इसलिए इसके लिए 5 चॉइस है। चलो अब चलते हैं हम इसके पास, कलर ये बचा, चलो तो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अब इस y के लिए आता हूं, तो y के लिए मेरे पास 5 चॉइस है। सपोज y के लिए मेरा 2 चूज कर लिया मैंने, तो जैसे ही मैं ये y के लिए 2 चूज करूंगा ये वाली एंट्री A31 अपने आप सेलेक्ट हो गई। ठीक है, चलो
अब क्या बचा हमारे पास, अब एक लास्ट बचा z। अगेन इस z के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, फिर से 5 चॉइस है। जो भी z सेलेक्ट होगा इमीडिएटली ये वाला z भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेरे पास ये आया, ये आई मेरे पास कितनी, a इक्वल टू a ट्रांसपोज, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आई n ऑफ s1 के अंदर 5⁶। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं s2 के अंदर। ठीक है, S2 क्या है, S2 के अंदर मैट्रिक्स है विद A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि ये है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें जो डायगोनल है वो एंट्री 0 होती है। ठीक है, डायगोनल की एंट्रीज कंपलसरी 0 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे डायगोनल तो इसका 0 ही होगा। लेकिन सारी की सारी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहां से थी, सेट एस से थी। एस में तो 0 नहीं है, तो यानी कि एन ऑफ S2 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एन ऑफ S2 की जो वैल्यू है दैट इज 0। तो यानी कि इसके अंदर ये कैसा सेट है, S2 जो है मेरा एक एम्प्टी सेट है। S2 कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारा N ऑफ S2 एम्प्टी सेट आ गया, तो यानी कि यहां से इसकी जो कार्डिनलिटी आ गई, ठीक है, वो 0 हो गई, तो S2 एक हमारा 5 सेट आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो S2 के अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन है A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, और ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज तो 0 होंगी। अब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रीज आती है सेट S से, लेकिन S के अंदर तो 0 अवेलेबल ही नहीं है ना, तो यानी कि मैं डायगोनल एंट्रीज तो कभी फिल ही नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे N ऑफ S2 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो S2 जो है वो मेरा एम्प्टी सेट है, तो यहां से S2 हो गया 5। ठीक है, चलो अब यहां से समझते हैं S3 को। ठीक है, चलो बिना देर के चलते हैं S3 को समझने। तो S3 क्या है, S3 में है कि डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। चलो तो डायगोनल, अच्छा उससे पहले ना इस वाली लाइन को देखते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये कि N ऑफ S1, इसको देखते हैं। देखो एन ऑफ S1 जो ये गिवन है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करें, तो यहाँ पे गिवन है एन ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, दिस इज इक्वल टू 125 अल्फा। अब देखो यहाँ से आया एन ऑफ S1, जैसे ही मुझे पता लगा जो S2 है वो मेरा कैसा है, एम्प्टी सेट है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, दिस इज S3, दिस इज इक्वल टू 125 अल्फा। अब S1 का यूनियन लेंगे अगर हम एम्प्टी सेट के साथ, तो कुछ नहीं है, अगेन एन ऑफ S1 ही आ जाएगा, तो यहां से ये बच जाएगा आपका N ऑफ S1 यूनियन S3, दिस इज इक्वल टू 125 अल्फा। तो यहां से मेरा, मुझे अब जो फाइंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ N ऑफ S1 यूनियन S3 फाइंड करना है, क्योंकि किसी भी सेट का अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेता हूं, ठीक है, तो वो इटसेल्फ वही सेट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे अब मुझे जो फाइंड करना है वो N ऑफ S1 यूनियन S3 फाइंड करना है। और हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, N ऑफ S1 यूनियन S3 क्या होगा, N ऑफ S1 प्लस N ऑफ S2 S3 माइनस माइनस N ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3। तो हमने N ऑफ S1 तो निकाल लिया है बिना देरी करे, देखो ये N ऑफ S1। अब हमें क्या निकालना है, N ऑफ S3। तो चलिए N ऑफ S3 को निकालते हैं बिना देरी करे। तो S3 के अंदर कंडीशन क्या है, S3 के अंदर कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 A33 वो हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए। चलो तो अब बनाते हैं। तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स थी, अब हमें डायगोनल एलिमेंट का सम 0 चाहिए। तो हमारे पास जो S था, मैं S को थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे चलो वापस ही लिख लेता हूँ। ठीक है, वहां पे बार बार यूज कर लिया। तो देखो अब सारी एंट्रीज आएंगी वहां से। S सेट क्या है, -3 -2 -1 1 और 2। ठीक है, डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल का सम 0। तो सबसे पहले -3 के साथ पेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक एंट्री -3 हुई, तो -3 को 0 बनाएंगे, तो -3 के साथ आप 1 ले लो और 2 ले लो, ये इसको 0 बना देगा -3 के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो और क्या कंडीशन पॉसिबल है, अब -2 के साथ चलते हैं। -2 लिया तो यहाँ से 1 1 ले लो, ठीक है, रिपीटेशन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो -2 के साथ एक हमारा 1 1 हो गया। चलो अब उसके अलावा अगर हम -1 ले लें तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो पाएगा, और कैसे 0 हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, एक 2 लेंगे तो फिर -1 ले लो, कंडीशन में 0 हो गया। बस यही पॉसिबिलिटीज है 0 होने की। तो चलो अब समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमारी कोई मैट्रिक्स थी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
हमारे पास कंडीशन दी उन्होंने कि जो ये डायगोनल है इसका सम जो है 0 आना चाहिए, और हमने देखा ऐसे सिर्फ 3 ही केस पॉसिबल हैं। तो n ऑफ S3 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, आइए समझते हैं। देखो n ऑफ S3 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सबसे पहले अगर मान लो हमने ये वाला केस हुआ -3 1 और 2 डायगोनल पे ये आया, तो इसको मैं टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 तरीके से अपॉन सभी डिफरेंट हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस ये आया इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। अगेन मैं कलर चेंज कर लूंगा, ठीक है। अब चलो इस वाली कंडीशन पे चलते हैं। इस अगर ये वाली पॉसिबिलिटीज हुई तो अगेन हम इनको फैक्टोरियल 3 तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, बट इसमें 2 एंट्री सेम है तो हमें इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलो अब प्लस करते हैं। अब इस वाली कंडीशन के लिए चलते हैं, यहाँ पे भी हम इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं अपॉन, क्योंकि 2 सेम है तो फैक्टोरियल 2 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से अभी तक हमने सिर्फ ये डायगोनल की एंट्रीज फिल की हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये थी कि डायगोनल्स का सम 0 होना चाहिए। हमने सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज फिल की हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास ये 6 एंट्रीज बची, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो अब आप जानते हैं कि हम इन्हें कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5⁻6 तरीके से। क्यों? क्योंकि A12 के लिए भी 5 चॉइस है, A13 के लिए भी 5 चॉइस है, इसके लिए भी 5 चॉइस है, 5 चॉइस है, 5 चॉइस है, 5 चॉइस है, तो इंटू 5⁻6। तो ये होंगे n ऑफ S3 के अंदर एलिमेंट। तो इसको सोल्व करें तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, प्लस यहाँ से आया 3, प्लस यहाँ से भी आया 3 इंटू 5⁻6, तो यहाँ से आ गया 12 इंटू 5⁻6। n ऑफ S3 निकल गया। चलो तो अब n ऑफ S1 निकल गया है, n ऑफ S3 निकल गया है। अब कोशिश करते हैं n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3 निकालने की। चलो तो यहाँ पे निकाल लेते हैं n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3। अब देखो S1 के लिए कंडीशन क्या थी, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और S3 के लिए कंडीशन क्या है कि डायगोनल का सम हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में कंबाइन करूं तो देखो डायगोनल का सम 0 होना चाहिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए कि वो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज की कंडीशन को भी फॉलो करता हुआ आना चाहिए। तो S1 S3 क्या होगा, अब देखो सबसे पहले अगर मैं डायगोनल की एंट्रीज को करना चाहूं तो 12 इंटू, ठीक है। अब जो हमने 5⁻6 किया था, ये इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास जो ये एंट्रीज थी इन सभी के लिए कितनी चॉइस थी, 5 5 5 चॉइस थी। लेकिन अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो सिमेट्रिक होना है तो जो मेरा A12 होगा वही मेरा A22 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं चलो इसको फिर से अलग तरीके से बना लेता हूं, यहाँ पे आपको अलग से समझाने के लिए। हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब हम S1 इंटरसेक्शन S3 देख रहे हैं, तो इंटरसेक्शन मतलब वो सिमेट्रिक भी हो, S1 के अंदर क्या था वो सिमेट्रिक भी हो, प्लस उसके जो डायगोनल है उनका सम भी 0 आए, ठीक है, डायगोनल सम 0 हो। तो डायगोनल सम 0 होने के लिए हमने यहाँ पे केसेस बनाए थे 12 इंटू 5⁻6, ठीक है। तो देखो यहीं से हमें हिंट मिलेगा 12 इंटू, अब जो ये 5⁻6 था ये इसलिए था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 एंट्रीज थी। लेकिन अब अगर इन्हें सिमेट्रिक होना है तो जैसे ही जो A12 होगी वही A21 होगी, तो यानी इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है, इंटू सेम वही बात आ जाएगी, जो हमारी A13 होगी वही A31 होगी, तो इसके लिए भी हमारे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है, इंटू जो हमारे पास A23 होगी वही हमारे पास A32 होगा, तो हमारे पास इसके लिए कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। तो यानी कि दिस इज 12 इंटू 5⁻3, ठीक है। ये ऑलमोस्ट n ऑफ S3 जैसा ही था, बस लास्ट में कहा चेंज आया, जहां हमने 5⁻6 किया था, क्योंकि हमारे पास ये 6 एलिमेंट बिना किसी कंडीशन के बच गए थे। अगर इनको सिमेट्रिक होना है तो 3 ही फ्री बचेंगे, 3 तो उस पर डिपेंड कर जाएंगे। तो इसलिए n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3 कितना आ गया, 12 इंटू 5⁻3। बस अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अभी हम बिना दे गए फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमको निकालना था n ऑफ S1 यूनियन S3। सो दिस इज इक्वल टू n ऑफ S1 प्लस n ऑफ S3 माइनस n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3। अब देखो n ऑफ S1 के अंदर 5⁻6 एलिमेंट थे, प्लस n ऑफ S3 के अंदर कितने थे, 12 इंटू 5⁻6 थे, माइनस इसके अंदर कितने 12 इंटू 5⁻3 है। तो यहाँ से इन दोनों में 5⁻6 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 12 यानी कि 13 माइनस 12 इंटू 5⁻3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा n ऑफ S1 यूनियन S3। अब ये मुझे गिवन किसके इक्वल है, 125 अल्फा के। तो दिस इज इक्वल टू 5⁻6 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 5⁻3। अब 125 कितना होता है, 5⁻3, तो इससे 5⁻3 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा, यहाँ पे बच जाएगा 5⁻3 इंटू 13 माइनस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ आपका
12। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 125 इंटू 13 माइनस 12। अब अगर अल्फा की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65, 6 3 26, 6 32, 13 3 16, तो ये आ गया 1625 माइनस 12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1613, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.